नमस्कार। भक्तिकाल हो या आधुनिक काल, हर दौर में हिंदी साहित्य का गढ़ रहा है बनारस। हिंदी साहित्य के निर्माण और विकास में काशी के साहित्य और साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। काशी का साहित्य बहुत ही पुराना और समृद्ध है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे काशी की साहित्यिक परंपरा के बारे में। इसके लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी को। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। और डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्व विद्या की राजधानी काशी को जाना जाता है, तो काशी के साहित्य पर, इसके भाषा और साहित्य पर क्या असर और क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, काशी धर्मधानी रही है, देश की सांस्कृतिक राजधानी रही है जी। संगीत, साहित्य, कला सबके उद्भव और विकास की भूमि रही है। और जितनी भी विधाएं हैं जी, काशी में विकसित होने वाली, काशी में स्वरूप ग्रहण करने वाली, सब पर काशी के जीवन दर्शन, जीवन पद्धति और इसकी वैचारिकता का प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है जी। काशी की छाप है इन सब पर। और वह काशी की छाप इस रूप में है कि काशी ने कभी अभाव को महत्व नहीं दिया जी। काशी का साहित्यकार यह मानता रहा कि अभाव का अर्थ ही होता है भाव का कम होना या भाव का न होना जी। भाव अगर नहीं है तो वही अभाव की स्थिति है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता जी। तो काशी का जो साहित्यकार रहा है या काशी का जो नागरिक रहा है, उसने अभाव को कोई महत्व नहीं दिया। उसने अपने भाव जगत का विस्तार किया। उसने कभी एकाकीपन में नहीं सोचा जी। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसमें आप अगर देखें तो उसमें मैं है ही नहीं। उसमें एक वचन मैं के लिए भी हम ही चलता है। हम ही चलता है जी। हम अली, हम गईली, हम खैली, इस तरीके से। तो यहाँ का आदमी जो है कभी सिंगुलर में सोचता ही नहीं, वह सबके साथ मिलकर समूह में सोचता है। समूह में ही सोचता जी। है। तो यह काशी की एक बड़ी विशेषता है जी। दूसरी बात यह है कि काशी संयोग से कभी शासकीय राजधानी नहीं रही। सांस्कृतिक राजधानी और धार्मिक शासकीय राजा था यहाँ जी। लेकिन वह राजा भी शिव का प्रतीक था, शिव का ही स्वरूप था जी। तो काशी कभी भी सत्ता की मुखापेक्षी नहीं थी। जी। यह भी नहीं है कि वह सत्ता की विरोधिनी थी, सत्ता के अच्छे कार्यों की समर्थक थी। लेकिन सत्ता जहाँ भी जनहित से थोड़ा दूर जाते दिखाई पड़े, काशी ने डट करके उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। काशी कभी सत्ता की मुखापेक्षी नहीं थी। जी। जी। काशी ने बराबर यथार्थ के साहित्य की रचना की, लेकिन काशी का जो यथार्थ का चिंतन था वह एकांगी नहीं था। यथार्थ के नाम पर आज जो कुछ सोचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, वह एकांगी है जी। क्योंकि वह मानते हैं कि यथार्थ और आदर्श कोई दो खेमा है। काशी यह मानती थी कि आदर्श जिसे हम कहते हैं वह भी यथार्थ ही है। समाज में अच्छाई भी है, बुराई भी है, और हर समय के समाज में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। सतयुग में भी बुराई भी थी जी। त्रेता में, हर जगह। तो जो अच्छाई है वह सीमित परिमाण में है, सीमित मात्रा में है, लेकिन वह भी यथार्थ है। जो होना चाहिए वही आदर्श है, जो है वह यथार्थ है जी। तो काशी ने कभी यथार्थ के एकांगी दृष्टिकोण को प्रश्रय नहीं दिया। काशी के समूचे साहित्य में यह बात आप देख सकती हैं। जी। प्रीति जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि काशी सांस्कृतिक नगरी रही है, हमेशा से आध्यात्म की नगरी रही है, तो बनारस और यहाँ की समृद्ध जो ऐतिहासिक परंपरा है उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बनारस अपने आप में भारत की सांस्कृतिक राजधानी तो है ही, साथ ही ऋग्वेद की ऋचाओं से भी अनुप्राणित है। विश्व बंधुत्व की जो एक भावना है, विश्व बंधुत्व के अंतर्गत सबके कल्याण की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो
काशी ने इसको एक जीवन सूत्र के रूप में अपनाया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तो वो लिखते हैं, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सबका हित होई, जिसमें सबके हित की भावना हो। अर्थात यश, काव्य और वैभव वही अच्छा है जो सबको समेकित कर सके। तो यहाँ लोक और शिष्ट जो दो परंपराएं रही हैं बहुत पुराने समय से, काशी तरह तरह के धर्मों का, एक तो वैदिक ट्रेडिशन था, उसके साथ जैन, बौद्ध और जो मुख्य रूप से सबसे अधिक चलने वाला लोक, जिसे फोक भी कहते हैं, वो सारी परंपराएं काशी में समेकित रूप में दिखाई देती हैं। ये राग, विराग, जन्म, मृत्यु, इन सबको साथ में साधने वाली समन्वय की भूमि है जी, जिसे लोक मंगल का नाम दिया शुक्ल जी ने। तो यहाँ के साहित्यकारों की साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है जी। बहुत खूब कहा प्रीति जी ने। डॉक्टर साहब, जैसा कि अब आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय साहित्य में जो आकर्षण और विविधता पाई जा रही है, क्या खास बात है इसमें? देखिए, भारतीय साहित्य तो बहुत बड़ा शब्द हो गया जी, है ना। उस पर यहाँ संक्षेप में विचार, और सबका मैं अधिकारी भी नहीं हूँ जी, लेकिन हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर सकते हैं जी जी, है ना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो केवल इतना ही कहना है कि भारत में वाराणसी में पूरा भारत बसा हुआ है। पूरा भारत ही नहीं, पूरा संसार बसा हुआ है ना। और जो है वह अपनी तरीके से है, लेकिन वह काशी के तरीके से भी है। अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपने विश्वासों के अनुसार रहते और रचते हुए वह काशी में भी बसा हुआ है, काशी को ही बसा रहा है, काशी को बना रहा है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो इतना ही हम कह सकते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब अपने अपने तरीके से। अच्छा, और काशी किसी एक की है भी नहीं जी। भगवान शंकर भी कैलाश से आए थे, बहरे से आए थे। भगवान शंकर का भी तो कैलाश से आए थे। तो यहाँ जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, तीयर नगर तमाम स्थानों से आए हुए उन लोगों की शरण स्थली है, जो मोक्ष चाहते थे, जो मुक्ति चाहते थे, जो मुक्ति चाहे भेदभाव से ऊपर उठना, मुक्ति चाहे संकीर्णता से ऊपर उठना जी, मुक्ति चाहे अपनी आत्मा को आत्मिक एकता की अनुभूति करना, जिसको हम कहते हैं कि भगवान शंकर तारक मंत्र दे करके मुक्त कर देते हैं। तो वो तारक मंत्र यही है कि काशी की धरती पर आकर के जो संकीर्णता होती है, जो भेदभाव की अनुभूति होती है, वह कम हो जाती है। उसको आदमी को थोड़ा सा अपने को मुक्त करना पड़ता है जी। तो यहाँ का जो साहित्यकार है, चाहे जिस भाषा में उसने रचना की, उसने काशी के विचारों का प्रभाव लेकर के एक ऐसा साहित्य दिया जिस पर काशी के दर्शन की छाप थी जी। हम हिंदी साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से बात करने के अधिकारी हैं जी। और उसमें काशी की साहित्यिक परंपरा को हम कबीर से प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि उसके पहले उनके गुरु रामानंद ने भी हिंदी में भी रचनाएं की थीं, और एक पुरानी परंपरा थी, क्योंकि कबीर जैसा प्रौढ़ रचनाकार एकाएक नहीं पैदा हो जाता जी। लेकिन हम लिखित साहित्य में कबीर से शुरू कर सकते हैं, आगे चल कर के रैदास उस परंपरा में आते हैं, आगे चल कर के तुलसीदास उस परंपरा में आते हैं। और भक्ति काल के इस पूरी परंपरा में जो काशी में एक से परंपरा विकसित हुई, उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें देखते हैं कि समाज कैसे सुखी हो, समाज कैसे समस्याओं से, विसंगतियों से मुक्त हो, समाज कैसे मानवता की अनुभूति कर सके, कैसे भाव की उदात्त भूमि पर मैं तुम के भेद से ऊपर उठाया जा सके। तो पूरे भक्ति काल में इसी की चेष्टा है जी। तुलसीदास ने शुरू किया स्वांतः सुखाय से और समापन किया स्वांतः तमः शांतये, कि अपने अंतः सुख के लिए लिख रहा हूँ और अपने भीतर के तम की शांति के लिए यह कृति मैं लोक को समर्पित कर रहा हूँ जी। नाम भी रखा रामचरित मानस जी, कि मानस, हमारा जो मानस है वह राम का घर बने, वह राम का मंदिर बने, वह राम के ईश्वर का घर बने जी। तो ऐसी स्थिति में काशी का जो भी साहित्य है, वहाँ साहित्यकार अपने, जिसको कहा जाता है विधाता ना, वो अपने जगत का, अपने भाव जगत का वह विधाता है जी। उसने अपने तरीके से, अब राम कथा तो इतनी व्यापक थी,
लेकिन तुलसीदास ने उसको अपने तरीके से रचा, संक्षेप में, हाँ, कि आम जन तक उसका जो भाव है वो पहुंच सके। तुलसी ने जो ज्ञान दिया, कबीर ने थोड़ा पहले उसको अपने तरीके से, हालांकि साहित्य में हम लोगों ने तुलसी और कबीर को एक तरीके से पट्टीदार बना दिया जी, जबकि दोनों के वैचारिकी में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक जैसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें कि एकता हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें मानव मूल्य हो, जिसमें मानवता की प्रतिष्ठा हो, जिसमें भेदभाव न हो जी। तो ऐसे समाज के निर्माण का जो संदेश है वही काशी के साहित्य से निकलता है। जी प्रीति जी, आप हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बनारस का इतिहास है या साहित्यिक परंपरा रही है, उसमें बनारस के जो साहित्यकार हैं उनकी कितनी भूमिका रही है? बनारस की साहित्यिक परंपरा की बात यदि हम करें तो सबसे पहले हमें याद आते हैं कबीर। कबीर जो निर्गुण धारा के एक प्रमुख कवि हैं और उन्होंने सधुक्कड़ी भाषा में तरह तरह की ज़बानों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि मूल्य आधारित जो शिक्षा है आज जिसकी सबसे अधिक ज़रूरत है, जैसे जैसे हम आधुनिक युग की आपाधापी में कहीं खोते जा रहे हैं, अपने स्व को हम भूल चुके हैं, उस स्व की बात करते हैं। मनुष्य के सामने हमेशा दो रास्ते थे, या तो वो पशुता की तरफ बढ़े या वो देवत्व की ओर बढ़े। कहा भी गया है देवो भूत्वा देवम यजेत। तो काशी मनुष्य की मुक्ति का विधान करती है, न केवल पारलौकिक बल्कि लौकिक क्षेत्र में, इसी संसार में रहते हुए सबको समभाव से देखने की जो बात कबीर करते हैं वो एक ऐसी महत्वपूर्ण आधारशिला है जिस पर बाद में तुलसी, रैदास और उनके बाद के ढेरों साहित्यकार, निर्गुण संतों की परंपराएं हों या फिर पूरी एक जो परंपरा चली है बनारस की। आधुनिक काल के साहित्यकारों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आपको किसका लगता है? प्रेमचंद और प्रसाद। ये आदर्श और यथार्थ के बीच इन्होंने जो एक अद्भुत समन्वय बनाया है कि मनुष्य की उच्चता और निम्नता, अगर मनुष्य निरीह है तो वो क्यों है, या मनुष्य की निरीहता से जो करुणा उत्पन्न होती है। शुरू में प्रेमचंद आदर्शवादी रचनाकार कहे जाते हैं, पर जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे प्रेमचंद के भीतर से यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की बात आती है। प्रसाद भी, उन्होंने कामायनी जैसी कृति की रचना यहाँ पर की जो शैव प्रतिभिज्ञा दर्शन से संबंधित है। इसी तरीके उन्होंने ढेरों कहानियाँ और नाटकों के क्षेत्र में प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान है। तो बनारस तरह तरह की साहित्यिक विधाओं के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने जो पूरा एक संगठन बनाया था जिसको बोलते हैं भारतेंदु क्या जो युग है वो व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था है। तो हिंदी साहित्य को अगर हम जोड़ कर देखें तो बिना काशी के इतिहास के वो समग्र नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य और काशी का इतिहास पैरेलल चलने वाली चीज़ है। जी, तो हिंदी साहित्य को ऊंचाई पर लाने में बहुत योगदान रहा है काशी के साहित्यकारों का, ये हम कह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बनारस की जो लोक एवं सांस्कृतिक परंपरा है उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे संक्षेप में। देखिए, बनारस की संस्कृति में जैसा हमने पहले कहा कि उसमें बनावट नहीं है। जी, हम जैसे हैं वैसे ही दिखलाई पड़ना, दिखावटीपन कोई नहीं है। वो दिखावटीपन न जीवन में है और न साहित्य में है। जी, और यह भी है कि कोई ज़बरदस्ती हमको रचना करना है इसलिए हम रच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जी, हमारे पास कुछ है रचने के लिए तो उसको हम दे करके अपने काम में लगे। कपड़ा बिनते हुए कबीर, जूता सिलते हुए रैदास, सुरती बेचते हुए जयशंकर प्रसाद, अपने जीविका के लिए तमाम तरह के जतन करते हुए प्रेमचंद जी। तो यहाँ का साहित्यकार कभी साहित्य जीवी नहीं था। आज तो है क्या कि साहित्य भी व्यवसाय बन गया है, काव्य रचना भी व्यवसाय। लोग लिखते हैं फार्म में कि व्यवसाय साहित्य, जी, व्यवसाय काव्य। तो इस जमाने से थोड़ा पहले अगर चलते हैं जी, तो वह व्यवसाय नहीं था। और जब व्यवसाय नहीं था तो वह जिंदगी जीते थे और उसी क्रम में साहित्य आ जाता था। जी, उसी अल्हड़पन में वो रचना कर लेते थे। उसी के आ जाता था। जी, तो जो साहित्यकार था, प्रसाद जी साहित्यकार भी थे, साथ ही साथ अच्छे पहलवान भी थे, अच्छे कसरती भी थे। संस्कृत के पंडित जी थे, वह निकलते थे तो अखाड़े जाते थे, अखाड़े में दंगल जीतने का भी वह हौसला रखते थे। जी, एक दिन बहुत बड़े संस्कृत पंडित जी आगे भैरवनाथ चौराहे पर चनाजोर गरम बेच रहा था। अब खड़े हुए उसका कविता चनाजोर गरम वाली सुनने लगे और फिर लगे उसी तरह का जोड़ जोड़ करके कविता सुनाने। जी,
चना जोड़ गरम वाला जो है परेशान हुआ आया, उसने कहा महाराज क्या करूँ, उनके शिष्य भी कि ये कौन पागलपन चढ़ गया जी कि संस्कृत के सूत्रों के छोड़ करके चना जोड़ गरम की कविता आई। तो उन्होंने कहा अरे भाई मैं देख रहा था कि अगर मुझे चना जोड़ गरम बेच करके धंधा करना हो, शरीर जीविकोपार्जन करना हो, तो मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो जो देखा महसूस किया वही लिख दिया। हूँ कि नहीं हूँ। तो चना जोड़ गरम वाले का पूरा दलिया खरीद लिया, कहा भाई तुम जाओ, तुम्हारा कितने का। तो माने कहने का कि यहाँ का जो रचनाकार था वह केवल निरा रचनाकार नहीं था जी, वह एक जीवन को पूरी शिद्दत के साथ जीता था और जो ज़रूरी समझता था संदेश समाज को की बेहतरी के लिए, वह संदेश वह देता था। जयशंकर प्रसाद की आपने चर्चा की। जयशंकर प्रसाद ने क्या संदेश दिया? औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ जी, अपने सुख को विस्तृत कर जग को सुखी बनाओ, है ना। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, जग का नाश करेगा जी। तो यह इस शताब्दी के प्रारंभिक चरण में जब देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, जब एक नए समाज के निर्माण की आहट थी, उस समय प्रसाद जी ने इस बात को चेताया जी कि जो बुद्धिवाद का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, जो आदमी के भीतर स्वार्थपरता की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वह प्रवृत्ति अगर रहेगी तो देश कैसे उन्नति कर सकता है। तो जो काम राजनीति नहीं कर सकती वह काम साहित्य पूरा करती है जी। वो तो मशहूर है कि जवाहरलाल नेहरू एक बार लड़खड़ाए संसद से निकलते हुए, तो दिनकर जी ने उनको संभाला। नेहरू जी ने कहा कि आज तो आपने मुझे बचा लिया। उन्होंने कहा राजनीति जब लड़खड़ाती है तो साहित्य ही उसे बचाता है। जी, बहुत खूब कहा था जी। तो साहित्य उसे बचाता है जी। तो साहित्य का काम यही है। प्रेमचंद ने बहुत खूबी के साथ एक ही वाक्य में कह दिया कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, राजनीति के आगे मशाल लेकर के रास्ता दिखाने वाली सच्चाई है। तो साहित्य के द्वारा ही हम अपने संस्कृति को, सभ्यता को संभाले हुए हैं और संभाल कर रख भी सकते हैं आगे भी। सांकेतिक रूप से, क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन बाद में शुरू हुआ गांधी का, और भारतेंदु की रचना में वह पहले आ गया जी। विदेशी वस्त्रों की होली राजनीति ने बाद में जलवाई, भारतेंदु के साहित्य में पहले है जी। इतना बड़ा असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, किसी को साहस नहीं था कि वो कहाँ चूक रहा था बतावे। प्रेमचंद ने बड़ी खूबी के साथ बड़े अपढ़ पात्रों के मुख से, सब्जी बेचने वाले के मुख से उस असहयोग आंदोलन की खामियों को बड़ी सफलता के साथ समझाया है। डॉक्टर साहब, जो हिंदी साहित्य है प्रीति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और सीमित समय में हम इसकी चर्चा हर क्षेत्र में हर पक्षों की इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही हम इस सीमित ज्ञान अपने दर्शकों को देते हैं। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।